ये क्या बकवास है। वो ये एकदम मुश्तिल होकर अपनी जगह से खड़े हुए थे। ये बकवास नहीं, मेरा हक है मुर्शिद साईं। हर मियाँ बीवी को एक साथ रहने का हक अल्लाह ताला ने खुद दिया है। आप भला कैसे रोक सकते हैं? आप भी तो अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। हमने अगर ये बात कर ली तो क्या बुरा है? हर मर्द अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को अपने पास रखना चाहता है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। हारून अपने फैसले पे जम चुका था। सैयद सिराज हुसैन का गैज़ो गज़ब से बुरा हाल होने लगा। हमने ये शादी सिर्फ एक रस्म की तहत की थी, लेकिन मैंने ये शादी उम्र भर का साथ निभाने के लिए की थी। मैं आपकी साहबजादी को शरीफ बीवी मान चुका हूँ। उसने उन्हें जैसे कुछ बावर करवाना चाहा। हारून गर्देजी, तुम नहीं जानते कि हमारी रस्में हमारे लिए क्या हैं। वो दांत पीस के बोले थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी रस्में आपके लिए क्या हैं, जो सिर्फ बेटियों से शुरू होकर बेटियों पे ही ख़त्म हो जाती हैं। कभी उनको कारी कर दिया जाता है, कभी कुरान से निकाह करके कोने में डाल दिया जाता है, और कभी नाम निहाद सदक़े का ढोंग रचाकर जीते जी मार दिया जाता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें मुर्शिद साईं कि आपकी नस्ल एक लड़ी में कभी किसी बेटे को कारी किया गया है? कभी किसी बेटे का सदका दिया गया है इस तरह? ये सब रस्में आपकी खुद साख्ता रस्में हैं, और सिर्फ दुनिया की नज़र में मुनफरिद बनने के लिए, अपने मुरीदों को मुतासर करने के लिए। जब भी तो आप जिस बेटी को सदका करने के लिए शादी करते हैं, उसकी शादी में हज़ारों लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि लोगों पे आपकी धाक पड़ जाए कि आप अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। और आपके उसूलों और रस्मों से आप पर भला क्या असर पड़ता है? ज़िंदगी तो बेटी की तबाह हो जाती है ना। और उस शख्स की जहनी कैफियत का अंदाज़ा आपको भला कैसे हो सकता है, जो आपकी बेटियों से शादी करके उम्र भर उनका नाम भी नहीं ले सकता। हालांकि जितना हक उसे होता है, इतना तो आपका भी नहीं होता। बेशक वो आपकी बेटी होती है। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप ये रस्म, ये निकाह अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ क्यों नहीं करते? क्या उसमें इतना हौसला नहीं होता, या फिर आपको उस पर एतमाद नहीं होता? हारून बोलने पर आया तो सभी देखते रह गए। जुमान गर्देजी की भी आंखें खुल गई थीं, और सैयद सिराज हुसैन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर डालें। मुर्शिद साईं, पीर फ़कीर बनना तो बहुत आसान है, मगर किसी का मुर्शिद बनना बहुत मुश्किल होता है। अपनी खुशी और अपने गम के लिए तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके गमों को अपना हथियार नहीं बनाना चाहिए। मेरी बड़ी अम्मा आप लोगों के पास एक आस, एक उम्मीद लेकर गई थी कि आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, आप उनकी दुआ का वसीला बनेंगे, उन्हें दुआ देंगे। मगर आप लोगों ने दुआ के बदले पूरी ज़िंदगी की कीमत मांग ली। आपने दुआ का सौदा किया। क्या कभी दुआ भी बेची जाती है? इंसान का चढ़ावा, इंसान का सदका तो अल्लाह ताला ने भी नहीं लिया, आप कैसे ले सकते हैं? बेशक आप सैयदजादे हैं। मैं आपको और आपकी आल औलाद का दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, मगर आपके जुल्म में किसी भी मुरव्वत और लिहाज से कम नहीं लूँगा। लिहाजा आप समझ जाएं कि शहर बानो मेरी बीवी है और आपके साथ नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला है। वो बात ख़त्म करते हुए बोला था, और सैयद सिराज हुसैन न जाने क्या सोचते हुए अपनी बीवी और बेटी को लेकर साथ वापस चले गए थे। शहर बानो रोती बेलकती रह गई थी। हारून गर्देजी ने उसे उसके अपनों से जुदा कर डाला था। उसने शादी के दूसरे रोज ही शहर बानो को बाकी सब के साथ हवेली भेज दिया था। अलबत्ता वो खुद शहर ही रुक गया था। उसे अपना एक बहुत अहम काम निपटाना था। हालांकि रहमान करदेजी ने उसे भी साथ चलने के लिए बहुत इसरार किया था, मगर वो चाहते हुए भी गांव नहीं जा सका। बड़ी अम्मा अभी भी हारून से नाराज थीं, और उनकी तबीयत भी कुछ खराब थी। लेकिन शहरबानों के साथ उनका रवैया बहुत अपनायत भरा था। बल्कि अंदर से शहरबानों के सामने आकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती थीं। वो अपने आप को मुजरिम गर्दानती थीं, मगर वो ये नहीं सोचती थी कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। शायद ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म ही था कि शहरबानों की जिंदगी तबाह होने से बच गई थी। और शहरबानो, उसे तो ऐसी चुप लगी थी कि जहरा आपी और चची बेगम के जाने के बाद से अब तक जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो तो जैसे गुमसुम होकर रह गई थी। जैनी आपा ने उसे चादर ओढ़ाई और सारी चीज़ें समेट कर उसे साथ चलने का कहा था। रास्ते के दौरान भी जैनी आपा ने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, मगर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वो लोग हवेली पहुंचे तो रहमान गर्देजी की छोटी बेटी सानिया, जो अपने पेपर की तैयारी की वजह से उनके साथ शादी में नहीं जा सकी थी, तमाम मुलाजमों और गांव की चंद औरतों के हमरा फूलों से भरी प्लेटें लिए अपनी नई नवेली भाभी का इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। हाय भाभी, कैसी हैं आप? शहरबानो गाड़ी से उतरी तो सबने फूलों की बरसात कर डाली। सानिया जल्दी से फूलों की प्लेट जैनी आपा को थमाकर शहरबानो के पास आकर बहुत खुशी से चहकी थी, जैसे बरसों से जान पहचान हो। अब भाभी ने कुछ कहा है ये नहीं, वो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके गले लग गई थी। उसे तो यही सोचकर बेपनाह खुशी हो रही थी कि उसकी भाभी इतनी खूबसूरत है,
हारून भाई की जोड़ी बहुत सजेगी। सानिया अब बस करो, शहरबानो इतना सफर करके आई है, थकी हुई है, रास्ता दो इसे। जैनी आपा ने सानिया को घूरा और एक हाथ से उसे पीछे हटाया। आइए भाभी, अंदर आइए। वो जल्दी से पीछे हट गई। रहमान गर्देजी उसकी उजरत और खुशी पे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। चलो ना बेटा, रुक क्यों गई हो? जुमान गर्देजी और खदीजा बेगम ने उसे आगे बढ़ने का कहा। वो खामोशी से किसी सोच में डूबी अफसरदासी अंदर आ गई थी। तुम गांव कब आ रहे हो? एक हफ्ता हो गया था उन लोगों को हवेली आए हुए, लेकिन हारून एक बार भी नहीं आया था। बस काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्यों, खैरियत तो है ना? उससे फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि रहमान गर्देजी काफी सख्ती से पूछ रहे थे। काम खत्म करो और जल्दी आओ, बल्कि कल ही आ जाओ, काम वाम फिर कभी होते रहेंगे। वो झुंझला कर बोले थे। लेकिन चचा साईं, कुछ बताएं तो सही, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? साहबजादा, तुम्हें पता तो है बीवियां भी किसी आफत से कम नहीं होती। ओह अच्छा। अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारी आफत, सॉरी बीवी को क्या हुआ है? वो काफी दिलचस्पी और शरारत भरे लहजे में बोला था। बेटा, यही तो मसला है कि उसे कुछ नहीं होता। वो हर बात पे चुप रहती है। उसका पूरा दिन खामोशी में गुजर जाता है। कमरे में खाना खाती है, नमाज पढ़ती है और सो जाती है। बस यही उसकी जिंदगी है। और अम्मा साईं उसे देखकर जलती रहती हैं। उनकी तबीयत भी मुसलसल खराब है। रहमान गर्देजी अब कुछ मुतफक्किर सा बोल रहे थे। ओके, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। आप परेशान ना हो, आकर सब ठीक कर लूंगा। वो कहते कहते फिर शरारत से कह गया था। हाँ, हमें भी पता है कि तुम्हारे आने से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तो तुम्हें आने का कह रहे हैं। वो भी हंस दिए थे। इंशाल्लाह आ रहा हूँ। और सुनो, मुर्शिद साईं की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला? नहीं, उन लोगों ने दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया। अब पता नहीं वो मेरी बात समझ गए हैं या फिर कोई रिएक्शन सोच रहे हैं। हारून ने लापरवाही से कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम फिर भी अपना ख्याल रखा करो। ऐसा लोग बदला लेना भी नहीं भूलते, कहीं कोई नुकसान न कर दें। रहमान गर्देजी फिक्रमंद होने लगे। डोंट वरी चचा साईं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उसने उन्हें तसल्ली देकर फोन बंद कर दिया था। एक हफ्ते का कहते कहते उसे 2 हफ्ते लग गए थे और वो शाम ढले अपने तवील सफर के बाद थका हारा घर आया तो इत्तेफाकन पहला सामना शहरबानों से ही हुआ था। वो हवेली के लॉन की सीढ़ियों पर बैठी न जाने क्या सोच रही थी जब इतनी बड़ी रविश पर फैली हारून की ब्लैक मर्सिडीज सीढ़ियों के करीब ही आ रुकी थी। उसने हॉर्न पर हाथ रखकर शहरबानों की सारी महवियत तोड़ डाली थी। उसने चौंक कर चंद कदम के फासले पर खड़ी गाड़ी को देखा। इतने में वो खुद भी गाड़ी से उतर आया था। ग्रे कलर के सिंपल से शलवार सूट पे मलबूस वो सचमुच काफी थका हुआ लग रहा था, लेकिन शहरबानों को सामने देखकर उसकी थका में काफी हद तक कमी आई थी। कैसी हैं आप? वो करीब आकर कुछ बोला ही था कि शहरबानो एकदम उठकर अंदर भाग गई थी और वो देखता रह गया। उससे इस इस्तकबाल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन खैर, हारून तुम कब आए? यहाँ क्यों खड़े हो? तायम्मा न जाने किस काम से बाहर निकली थी, हारून को देखकर खुश हो गई। अभी आया हूँ तायम्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? वो सर झटक कर उनके साथ अंदर आ गया। हारून भाई। सानिया उसे देखकर एकदम सोफे से उतरी थी। उसका लहजा खुशी से भर गया था। कैसी हो छोटी, क्या कर रही हो आजकल? हारून इसे बाजू के घेरे में लेकर सोफे पर बैठ गया था। सलाम अम्मा साईं। खतीजा बेगम को देखकर उसे एक बार फिर सोफे से उठना पड़ा था। जीते रहो, आबाद रहो। वो 2 हफ्ते बाद बेटी की सूरत देख रही थी, लिहाजा सारी खफगी भुलाकर उसके माथे पर प्यार दिए बगैर न रह सकी। भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? भाभी तुमसे बात भी नहीं करती। मैं तो बुला बुला कर थक जाती हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। सानिया ने अपना किस्सा शुरू कर डाला और वो दिलचस्पी से बैठकर हंसता रहा था। अगर तुम में जरा से भी अकल है तो अपने भाई को कमरे में जाने दो। वो थका हुआ आया है, उसने भी कपड़े भी तब्दील करने होंगे। ताई अम्मा दोबारा ड्राइंग रूम में आई तो बेटी की हिमाकत पे उसे डांटने लगी। ओह सॉरी भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। वो शर्मिंदा होने लगी। अरे पागल, ऐसी कोई बात नहीं, बैठो तुम। नहीं, आप पहले कपड़े चेंज कर लें। ओके स्वीट हार्ट। वो उसका गाल थपक कर सीढ़ियों चढ़ गया था और अपने बेडरूम में आते हुए उसकी चाल कुछ और हो चुकी थी, जैसे हल्का सा खुमार छू के गुजर गया हो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली नजर आया। एक पल के लिए उसे तशवीश सी हुई, लेकिन अगले ही पल बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर मुतमईन हो गया था और थके थके से अंदाज में बेड पे ढेर हो गया। उसे उसी तरह चारों शाने चित्र लेटे न जाने कितनी देर गुजर गई, लेकिन शहरबानो वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। अभी वो उसे पुकारने का सोच ही रहा था कि वो खुद ही बाहर आ गई। उसके हाथ पांव और चेहरा भीगा हुआ था। यकीनन वो वजू करके आई थी। लगता है मुझसे नाराज हैं आप। वो जाए नमाज लेकर पलटी ही थी कि हारून बेड से उठकर उसके सामने आ गया था। रास्ता दे मुझे। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, पीछे हटें। शहरबानो खफगी से बोली थी।
नमाज पढ़ें तो मुझे भी जाना है। अभी मगरिब की अजान होने में भी 10 मिनट बाकी हैं। ज़ौजा मोहतरमा, आपको नमाज की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? उसने शहरबानो के हाथ से जाए नमाज लेकर टेबल पे रख दी और उसके दोनों हाथ थाम लिए थे, इसलिए कि मैं आपको देखना नहीं चाहती। वो गुस्से से कहती अपने हाथ छुड़ाकर रुख मोड़ गई थी, जबकि हारून का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। शायद जिंदगी में पहली बार वो इस तरह बेसाख्ता और दिल खोल के हंसा था। ओह, तो आप मुझे छोड़कर नमाज में पनाह ढूंढ रही हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मुझे नहीं देखेंगी तो अल्लाह ताला आपको नहीं देखेगा। आप अभी मेरे हुकूक नहीं जानती ज़ौजा मोहतरमा। उसने रुख मोड़कर खड़ी शहरबानो को बहुत नमी और इस्तेकाक से बाहों में भर लिया था, और शहरबानो उसकी इस कदर बेबाक हरकत पे घबरा गई थी। उसके पहले से भीगे हाथों में पसीना उतर आया था। यूं लग रहा था शहरबानो की जान हारून के बाहों के घेरे में बंध गई हो। उसका दिल शीशे के सीने के पिंजरे से टकरा टकरा कर पागल होने लगा था। शर्म से गाल तप उठे थे। आपको कैसे बताऊं मेरी जान, मैंने आपका कुछ सवारा ही है, बिगाड़ा नहीं, फिर भी आप मुझसे ही खफा हैं। उसने उकब से शहरबानो के कान में काफी गंभीर लहजे में कहा था, जबकि शहरबानो उसके हिसान में जकड़ी कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। प्लीज मुझे जाने दें, नमाज का वक्त हो रहा है। वो लड़ती हुई आवाज में बमुश्किल बोली थी। न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो बहुत ही दिलकश लहजे में कहता, अपने लफ्जों, अपनी वजाहत और मर्दानगी का सहर उसके 400 बिखरा रहा था। वो अजल से कमजोर दिल की नर्म कोमल सी ढीली ढाली लड़की बेबसी से अपनी धड़कनें संभालती रह गई थी। अल्लाह को पालेने की तलब में उसके दिए हुए रिश्तों से मुंह फेर लेना भी अल्लाह को पसंद नहीं शहरबानो। उसने बाहों का हिसार खोलते हुए शहरबानो का रुख अपनी सिमत मोड़ लिया था। वो नजरें झुकाए हुई थी। हम लोग सिर्फ नमाज अदा कर कर ये समझ लेते हैं कि हमारा रब हमसे खुश हो गया है और हमने जन्नत खरीद ली है, लेकिन हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमारे रब की खुशी तो और भी बहुत से कामों में है, जैसे मियाँ बीवी के खुशगवार ताल्लुकात में, जैसे घर में मौजूद बड़ों का एहतराम करने में, जैसे हर काम को रब की रजा मानने में, जैसे सास ससुर को भी अपना माँ बाप समझने में, और जैसे एक अच्छी बीवी बनने में। उसने बड़ी खुश उसलूबी से अपने मतलब की बात कह डाली थी, और शहरबानों ने अगले ही पल चौंक कर उसे देखा था, लेकिन वो गहरी सांस खारिज करता सामने से हट गया था। तुम नमाज पढ़ो, तब तक मैं भी वजू कर लेता हूँ। वो आहिस्तगी से कहकर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। शहरबानो खोई खोई सी आगे बढ़ गई। वो कपड़े बदल कर वजू करके निकला, तब जाकर अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। वो जो इतनी देर से नमाज नमाज पुकार रही थी, अब अजान हुई तो नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। अलबत्ता वो कुछ भी जताए बगैर अपनी जेब से सफ़ेद टोपी निकालता बाहर निकल गया था। उससे मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था, और मस्जिद उनकी हवेली से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। शहरबानो ने हारून की इतनी गहरी बात का असर भी काफ़ी गहराई से ही लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सुबह सानिया के बुलाने पर नाश्ता करने चली आई। हालांकि वो इतने दिनों से अकेली बेडरूम में ही नाश्ता और खाना वगैरह लेती थी, और सानिया रोज़ाना उससे बुलाने आती और नाउम्मीद लौट जाती। लेकिन आज तो सानिया के दिल की कलीबी खिल उठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने टेबल पर मौजूद अफराद को सलाम किया था, और वो सब पहली बार उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए थे। जीती रहो बेटा, खुश रहो। रहमान गर्देजी ने बाकायदा उठकर उसके सर पर हाथ फेरा था। अस्सलाम वालेकुम। जुमान गर्देजी डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो उसने उन्हें भी सलाम किया था, और जुमान गर्देजी उसे सबके साथ बैठा देखकर भी इंतहा खुश हुए थे। और खुश तो बड़ी अम्मा भी बहुत हो रही थी। वो जो इतने दिनों से अपने मुर्शिद साईं से धोखे का रोग लिए बैठी थी, आज कुछ देर की उस रोग को भी भूल गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? हारून वाइट खद्दर के शलवार कुर्ता में मलबूस बहुत ही फ्रेश मूड के साथ अपने कफलिंग्स बंद करता अंदर दाखिल हुआ था। वस्सलाम बेटा, जीते रहो। रहमान गर्देजी मुस्कुरा कर बोले थे, लेकिन बड़ी अम्मा का मूड फिर से खफा खफा सा हो गया था हारून को सामने देखकर। सलाम अर्ज करता हूँ बड़ी अम्मा, उसने उनके सामने झुकते हुए कहा था। हाँ हाँ, तेरे सलाम पहुँचे हुए हैं मुझे। वो रुख मोड़ गई। जो भी देखो मुझसे खफा है। अब आप तो मुझसे नाराज़ ना हो बड़ी अम्मा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। आपको एक अदद बहू ही ला कर दी है, वो भी आपकी अपनी पसंद करदा। उसने बड़ी अम्मा के घुटने थाम लिए थे, और वो जो इस पोते को पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुकी थी, अब उसके इस तरह घुटने पकड़ लेने पर उसे धक्का कैसे दे सकती हैं। जरा से मनाने पर ही मान गई थी, और उसकी पेशानी चूमकर कंधे टपकने लगी थी। फिर उन्होंने शहरबानों को भी इसी तरह प्यार और शफकत से नवाजा था। आज की सुबह तो बहुत ही सुहानी लग रही है हमें, सानिया ने आते ही छेड़ा था सबको। अल्लाह नजर बद से बचाए, चची बेगम ने फौरन कहा था। लेकिन नज़र जब लगती है तो चाहे कुछ भी कर लो बस लग जाती है, और उन लोगों को भी लग गई थी।
यूं इकट्ठे बैठे हुए। वो सभी नाश्ता कर रहे थे जब उनकी मुलाजम अंदर दाखिल हुई। साईं, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। उसने पैगाम दिया। कौन लोग? हारून ने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए पूछा। लहजा काफी सरसरी था। सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन हैं। क्या? मुलाजमा के बताने पर शहरबानों के हाथ में चाय का कप लर्ज गया और चाय टेबल पर छलक गई थी। हारून के साथ साथ रहमान गर्देजी और जुमान गर्देजी भी एकदम चौंक गए थे, क्योंकि इतने दिनों से उन लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया था, और आज अचानक उनके गांव चले आना, यकीनन वो कोई खास मकसद लिए ही आए होंगे। हारून गहरी सांस खींचते हुए कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया था, लेकिन शहरबानो हारून से भी ज्यादा तेजी से उठकर बाहर को लपकी थी। मगर इससे पहले कि डाइनिंग रूम की हद पार करती, हारून ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। कहाँ जा रही हैं आप? हारून का लहजा बेलचक हो चुका था। मैं कह रहा हूं आप कमरे में जाएं। अब की बार उसकी आवाज कदरे बुलंद थी, और शहरबानो वहां मौजूद तमाम अफराद पे निगाह डालती आंखों में आंसू लिए हुए चली गई थी। और हारून अब्बा साईं और चचा साईं के साथ हवेली के मर्दान खाने में आ गया था, जहां सैयद सिराज हुसैन और सैयद कासिम हुसैन उनके मुंतज़िर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद साईं। हारून ने सलाम में पहल की थी। सैयद सिराज हुसैन से तो वो लोग वाकिफ थे, अलबत्ता सैयद कासिम हुसैन से पहली मरतबा मुलाकात हो रही, क्योंकि वो तकरीबन 6-7 रोज़ कबल ही इंग्लैंड से वापस आए थे, और यहाँ होने वाले कारनामे का उन्हें भी पता चला था। वो शहरबानों के सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें वो लाला जी कहती थी। कैसे हैं मुर्शद साईं? आज हमें कैसे याद कर लिया? हारून ने बहुत अच्छे तरीके से माहौल में रची संगीन खामोशी को तोड़ा था और बात का आगाज किया था। तुम अपनी सुनाओ बरखुरदार, किस हाल में हो? और हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुमने हमारे साथ किया ही कुछ ऐसा है कि भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लब भींचते हुए बोले थे। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बस आपकी रस्म के खिलाफ कदम उठाया है मुर्शिद साईं। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। वो हमेशा की तरह आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ था। तुमने हमारी लड़ी में सदियों से चले आने वाली रस्म को तोड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्गों के रिवाज और रिवायत को दाग लगाया है तुमने। अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो, इस बात को छोड़ो। शहरबानो कहाँ है? बुलाओ उसको। वो बहुत ही बेनियाजी से बोले थे। वजह पूछ सकता हूँ उससे मिलने की? उसने इस्तफसार किया था। वो हमारी बेटी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? वो बहुत जब्त करते हुए बोले थे। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, इसलिए मेरा हक है कि मैं उससे मिलने वाले हर बंदे से वजह पूछ सकूं। वो भी बहस करने पे आता तो फिर कुछ भी नहीं देखता था। हारून बेटा, छोड़ो इन बातों को, जाओ शहरबानों को लेकर आओ। रहमान गर्देजी ने दरमियान में बोलकर हारून के कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मजबूरन वो उठकर अपने बेडरूम में आ गया, जहां वो अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। चलिए जौजा मोहतरमा, आपकी मुलाकात आई है। वो उससे आंसू बहाते देख कर न जाने क्यों तंज करने से बाज नहीं आया था। कौन आया है? वो बेताबी से इस्तफसार कर रही थी। चलकर खुद देख लीजिए। वो दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ा था। शहरबानो जल्दी से चादर ओढ़कर बाहर निकल आई थी। रहमान गर्देजी और जुमान गर्देजी उनको तन्हाई फराहम करते थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए थे। अलबत्ता हारून अंदर ही सोफे पर विराजमान था। शहरबानो अपने लाला जी और चचा साईं से गले मिलकर खूब रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बन गई थीं। सब्र से काम लो बेटा, सब्र से। हम तुम्हें ही लेने के लिए आए हैं। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी थी, जबकि हारून बुरी तरह चौंक कर उनको देखा था। वो जैसे कुछ सोच कर आए थे वहां। इतने में हारून का सेल फोन बज उठा। कॉल यकीनन खासी अहम थी। तभी वो उठकर राहदारी की सिमत चला आया था। अब सैयद सिराज हुसैन, सैयद कासिम हुसैन और शहरबानों के अलावा और कोई नहीं था। तकरीबन 5 मिनट कॉल सुनने और 5 मिनट अपना कोई काम निपटाने के बाद दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो वो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। शहरबानो हमारे साथ जा रही है। किससे पूछकर? उसका अंदाज सर्द था। उसके अंदाज पर शहरबानो और सैयद कासिम ने ठिठक कर देखा था। एक बेटी के बाप की तबीयत खराब हो और वो अस्पताल में पड़ा हो तो हमारा ख्याल है कोई भी रोकने का हक नहीं रखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इसे रोकने का कोई भी हक नहीं रखते, सिवाय इसके शौहर के। वो काफी सख्त लहजे में बोल रहा था। बरखुरदार, तुम जानबूझकर। देखें मुर्शद साईं, आप चाहे जो भी जतन कर लें, मैं अपनी बीवी को आपके साथ नहीं भेज सकता, चाहे इसके वालिद मोहतरम बीमार पड़ जाएं, चाहे पूरा खानदान। हम इसे लेकर जा रहे हैं। ओके, अगर आप मेरी इजाजत के बगैर इसे यहां से लेकर जा सकते हैं तो ठीक है, जाइए। वो जरा सा पीछे हट गया था, लेकिन उसके खास मुलाजिम काफी भारी भरकम असलहा लिए खड़े थे। वो लोग इस वक्त निशाने की जद में थे। शहरबानों का रंग फक हो गया था। अल्लाह के लिए हारून, आप कुछ ख्याल करें। शहरबानो पहली मर्तबा इस तरह मुखातिब हुई थी।
وہ کسی اور موڈ میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا، مگر اس وقت سرموہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ پلیز ہارون، میرے بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کروانا چاہتی تھی، تبھی لجاجت سے کام لیا تھا۔ آپ آج کی گئی کبھی واپس نہیں آئیں گی، شہربانو، لہٰذا یہی بہتر ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں۔ وہ کسی طرح ماننے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ ٹھیک ہے ہارون گردیزی، آپ نے جو چاہا وہ کیا، اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ چلیے چچا سائیں، چلتے ہیں اب۔ سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے۔ شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھینچ کر وہاں سے چل پڑے تھے۔ چچا سائیں، لالا جی، وہ پیچھے سے پکاری تھی، لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا، خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ہارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا، مگر وہ لہرا کر فرش پہ آ رہی تھی۔ اس سے ان کے چلے جانے کا اتنا گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور ہارون کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی گنگنا رہی تھی اور گہرا سناٹا دم سادھے کھڑا تھا۔ جب بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے کچھ یاد آنے پہ چونک کر گردن موڑی۔ ہارون چند ان کے فاصلے پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کے اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے لمس اس کی اتنی قربت سے ایک دم تڑپ کے اٹھ جاتی، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں، اپنے اندر ابھرنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھ بیٹھی تھی، اور اس کے اس طرح ایک دم جھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے ہارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی، اس لیے دوائی کے زیر اثر وہ رات گئے تک غنودگی میں رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہارون نے کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ یہی تو وقت ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے شہربانو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت چھکا لیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پایا تھا۔ مجھے آپ کا لمس اذیت دیتا ہے، برا لگتا ہے، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے۔ آپ انسان نہیں، بہت بے رحم اور بے حس جانور، شہربانو۔ یکدم ہارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانو کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کچھ ناانصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی۔ وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا۔ شہربانو روتی ہوئی دوبارہ تکیے پہ گر گئی تھی، جبکہ ہارون دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ اس نے ساری رات ٹھنڈک میں ٹیرس پہ کھڑے کھڑے گزار دی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ اس سے کوئی بات کیے بغیر شہر واپس چلا گیا تھا۔ اتنی جاگیر، اتنی جائیداد ہونے کے باوجود وہ اپنا بزنس کرتا تھا۔ اسے باپ دادا کی کمائی پر عمر بھر عیش کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ حالانکہ رحمان گردیزی اور جمان گردیزی اسے منع کرتے تھے کہ اور کاموں میں پڑنے کے بجائے وہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن اسے ابھی سے جاگیرداری کے جھنجھٹ میں پڑنا پسند نہیں تھا۔ اگرچہ وہ لوگ اصرار بھی کرتے رہتے تھے، وہ چاہتے تھے ان کا اکلوتا لاڈلا سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے، مگر وہ جو پہلے ایک دو ہفتے بعد آ جاتا تھا، اب 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہربانو مسلسل 2 ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اس نے سب سے ترک تعلق کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ثانیہ اور زینی آپی سے بھی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ زینی آپا 2 بار اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں، لیکن وہ تو جیسی گونگے کا گڑ کھا بیٹھی تھی۔ شہربانو، تم بتاتی کیوں نہیں؟ بولو تو کیا ہوا ہے؟ کوئی ناراضگی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، ہم سے بات تو کرو۔ زینی آپا نے بالآخر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ کیا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ کس حیثیت سے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اس حوالے کو 2 ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب لوگ دھوکے باز، دوغلے اور انتہائی بے رحم لوگ ہیں۔ انسانیت ختم ہو چکی ہے آپ لوگوں سے۔ میں آپ سب کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چلی جائیں یہاں سے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر ہے میں اکیلی خاموشی میں بیٹھی رہوں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر ابلنے والا زہر پوری شدت سے باہر آیا تھا۔ زینی آپا کتنے ہی لمحے ششدر سی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین سی ہو رہی تھیں کہ کیا یہ سب کچھ شہربانو نے ہی کہا ہے؟ وہ شہربانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی تھی، جس کا لہجہ ہی اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میٹھی لگتی تھی۔ لیکن شہربانو، اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ زینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے
दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा था। जब आपका भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मेरे बाबा की तबीयत खराब का सुनकर भी उस पर कोई असर नहीं हो सकता, मेरे रिश्तों की इज्जत नहीं कर सकता, मेरे बड़े बुजुर्गों की रस्म और रिवायत तोड़ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? मैं भी उसके रिश्ते नाते निभाने की पाबंद नहीं हूँ? वो चटक गई थी और जैनी आपा को सारा मामला समझ आ गया कि किस वजह से ऐसी हो रही है। शहर बानो, वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को बेरंग होने से बचा रहा है, बल्कि तुम्हें ही नहीं तुम्हारी आइंदा नस्ल में पैदा होने वाली बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम इस रस्म की भेंट चढ़ जाती तो कल तुम्हारे बड़े भाई की बेटी को भी इस रस्म के नाम पर कुर्बान किया जा सकता था। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी भतीजी के साथ ऐसा कुछ हो? जैनी आपा ने उससे आइंदा का मंजर दिखाने की कोशिश की थी। वो अपनी भतीजे का सुनकर चौंक गई थी। तुम अपने बारे में ना सोचो, मगर एक बार आने वाली नस्ल की बेटियों का सोचो, उनका क्या हाल होगा। और फिर ये भी सोचना कि हारून किस हद तक गलत है। वो इसके कंधे पर हाथ रखकर चली गई थी और शहर बानो हकीकतन ठिठक कर रह गई थी। अपने से आगे तो उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी भतीजी भी। चंद दिनों से उसकी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी हो रही थी, लेकिन ना तो वो कमरे से बाहर निकली थी और ना ही किसी और को तबीयत की खराबी का बताया था। इसीलिए दिन गुजरते रहे और उसकी सेहत गिरती रही। उससे अपनी कमजोरी और नकाहत का एहसास तो था, मगर अपना ख्याल रखने का एहसास नहीं था। उसे बस अपनों से जुदाई और रस्म रिवायत के टूटने का गम खाया जा रहा था। वो दिन भर यही सोचती रहती थी। अब तो दिमाग भी चकराने लगा था। पहले उसकी ये हालत घर वालों ने नोट की थी, और आज आज तो हारून भी उसे देखकर ठिठक गया था। जोहर का वक्त था जब वो शहर से गांव आया था। पहली मुलाकात चचा साईं और अब्बा साईं से हुई थी। वो लोग किसी पंचायत से वापस आए थे। उनसे मिलकर बड़ी अम्मा को सलाम करता वो अपने कमरे में आ गया था। शहर बानो बैकग्राउंड से टेक लगाई बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती हुई गहरी सोच में गुम थी। दरवाजा खुलने की आहट पर भी उसकी सोच का तसलसल नहीं टूटा था। हारून उसे इस हाल में देखकर चौंक ही तो गया था, क्योंकि वो उसे अच्छे भले हाल में छोड़कर गया था। उसकी सेहत भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब तो वो काफी बीमार नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने अपने और शहरबानों के दरमियान मौजूद खफगी और गुस्से की दीवार के बावजूद सलाम करते हुए उसे मुखातिब किया था। शहरबानों ने यकदम चौंकते हुए सर उठाकर उसकी सिमत देखा था। कैसी हैं आप? उसकी तरफ से सलाम का जवाब न पाकर उसने दूसरा सवाल कर डाला, मगर यहाँ तो दूसरे सवाल का जवाब भी न दारुद। हारून बेड की पाइंतनी वाली साइड से घूमकर उसकी साइड में आया और उसके करीब ही बैठ गया। लगता है आपकी तबीयत खराब रही है, आपकी सेहत बहुत डाउन लग रही है। उससे बहुत ही नॉर्मल से अंदाज में फौरन ही अपनी तशवीश का इजहार कर दिया था। मेरी सेहत डाउन होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिंदा तो हूँ। वो तलखी से कहती बेड से उठने लगी थी कि हारून ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। शहर बानो, आपकी इस बदगुमानी और खफगी की वजह से मैं इतने दिन हवेली नहीं आया। मुझे पता है कि आपको मुझसे चिढ़ होगी, मुझ पर बार बार गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ होगा। तो इससे बेहतर था कि हम लोगों का सामना ही ना होता। लेकिन एक इंसान अपने घर से कितनी दूर रह सकता है। मैं भी आज चला आया, आपकी खफगी और बदगुमानी मिटाने के इरादे से। वो उसका हाथ नरमी से दबा रहा था। बदगुमानी मिटाने के इरादे से? जिस तरह आप अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकते, इसी तरह मैं भी नहीं रह सकती। मेरा भी दिल चाहता है अपने से मिलने को, अपने घर जाने को, सबको देखने के लिए मैं भी तड़पती हूँ। वो दबे लहजे में चीख कर कहती अपना हाथ छुड़ाने लगी। मैं आपको अपनों से मिलने से कभी ना रोकता, अगर उनके अज़ाइम अच्छे होते, अगर वो आपको दोबारा मेरे पास आने देते। मैं आपका जाना थोड़ी देर के लिए तो अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। मगर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो उसके हाथ को नरमी से करीब करते हुए हाथ की पुष्ट पर बोसा दे चुका था। शहरबानो गंग सी हो गई थी। उसके होंठों का लम्स जिस्म में सनसनी से भर गया था। उसके सारे एहतजाज और बदगुमानियाँ जैसे ठिठर के रह गई थी कि ये क्या हुआ है। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें, वो मरे मरे लहजे में बमुश्किल बोली थी। इतने दिनों बाद आया हूँ, मिलेंगी नहीं मुझसे? उसके कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि शहरबानो चेहरा झुकाने पे मजबूर हो गई थी, और हारून ने इतने नाजुक फसों खेज लम्हों को रफ्ता रफ्ता अपनी दस्तरस में लेना शुरू कर दिया था। मुसलसल इतने दिनों से जहनी जंग लड़ लड़ कर दोनों ही थक चुके थे। एक दूसरे के कुर्ब का सहारा मिला तो इनकार नहीं हो सका था। शहरबानो तो थी ही नर्म मिजाज, वो सख्ती का कौल चढ़ा ही नहीं सकती थी। बस बाप की बीमारी का सुनकर इतनी तल्ख हो गई थी, और ये तो उसका हक बनता था कि इस तरह गुस्सा करे, क्योंकि ऐसे हालात में तो बंदा ना जाने क्या क्या कर डालता है। उसने तो फिर सिर्फ गुस्सा ही किया था, और हारून को भी उसके गुस्सा खत्म होने का इंतजार था, ताकि वो आराम से उसे दोबारा समझा सके। लेकिन पहले उसने प्यार भरे अंदाज में समझाना शुरू किया था। बेटा,
तुम कुछ ना करो, बस शहरबानो को डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका चेकअप करवाओ। क्या मसला है इसे? वो इतनी कमज़ोर और जर्द क्यों हो रही है? अम्मा सई ने नाश्ते की मेज़ पर पहला जिक्र यही किया था कि शहरबानो बीमार लगती है। जवाबन सभी ने हाँ में हाँ मिलाई थी। ठीक है, इस बार शहर जाते हुए उसे भी साथ ले जाऊंगा। आप भी साथ चलिएगा, फिर आप लोगों को वापस भेज दूंगा और खुद वहीं रुक जाऊंगा। उसने प्रोग्राम तरतीब दिया। हाँ ठीक है। वो सर इस बात में हिलाते हुए उसके लिए चाय बनाने लगी। वो लोग अभी प्रोग्राम ही बना रहे थे कि शहरबानो की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आज सुबह से उसे बार बार उबकाई आ रही थी, जिसकी वजह से वो मजीद नकाहत का शिकार हुई थी और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। मुलाजमा मामूल के मुताबिक उसका नाश्ता देने कमरे में गई तो उसको नीम बेहोशी की हालत में देखकर उल्टे पैर भागी थी। साहब जी, वो बीबी जी बहुत बीमार हैं, बेहोश पड़ी हुई हैं। रजिया हाँप रही थी। हारून परेशान होता फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। अम्मा साईं, चची अम्मा और सानिया भी उठ खड़ी हुई थी। हारून सुबह सवेरे ही बेडरूम से निकल आता था, कभी जमीनों की तरफ निकल जाता था और कभी हवेली के लॉन में ही घास और शबनम को रोनते हुए बातों में वक्त गुजार देता था। आज भी वो जमीनों की तरफ गया था और वापसी भी उनके साथ ही नाश्ता करने बैठ गया था। और अब उसकी तबीयत की खराबी का पता चला तो अपनी कोताही का एहसास हुआ था, क्योंकि शहरबानो की तबीयत फजर से ही खराब लग रही थी। वो 2 बार उठकर बाथरूम गई थी और वो उसे मेडिसिन लेने का मशवरा देकर बाहर चला आया था। क्या हुआ है शहरबानो? बेटा आंखें खोलो। हारून ने उसे बेड पर डाला तो अम्मा साई ने फिक्रमंदी से उसका हाथ थाम कर सहलाया था। उसका गाल थपका। रजिया, इधर आओ। चची अम्मा ने शहरबानो को एक नज़र देख कर कुछ सोचते हुए कहा था। जाओ, वो लेडी डॉक्टर हमारे गांव में रहती है, उससे बुला कर लो। लेडी डॉक्टर के जिक्र पर अम्मा साई और हारून बैक वक्त चौंके थे। चची अम्मा, हारून ने कुछ कहना चाहा था मगर उन्होंने रोक दिया। तुम बाहर जाओ बेटा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। हारून के टोकने पे शर्मिंदा सा होकर बाहर आ गया था और फिर सचमुच चची अम्मा के शक ने उन्हें एक खुशखबरी सुना डाली थी, जिससे वो सभी लोग ही नहीं, हारून भी बेइंतहा खुश हुआ था। और बड़ी अम्मा तो वारी सदक़े हो रही थी। उन्होंने बेहोश पड़ी शहरबानो की बलाएं ले डाली थी। लगता है आप इस खुशखबरी से खुश नहीं हैं। हारून पहली नज़र में ही शहरबानो का गुमसुम सा रवैया देखकर जान गया था। वो कुछ भी कहने के बजाय खामोश लगी थी। आज वो लोग शहर जा रहे थे। अम्मा साई उसका मुकम्मल चेकअप करवाना चाहती थी। उसके लिए बेड रेस्ट और ग़िज़ा वगैरह की तफसील जानना चाहती थी, जबकि शहरबानो को उस चीज़ की कोई खुशी नहीं थी। उल्टा अपना आप कैदी नजर आने लगा था। मगर शहरबानो, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। हमारा बच्चा हमारी तकमील करेगा और हमें मज़ीद करीब लेकर आएगा। हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। वो दिल की गहराइयों से इजहार करता उसे दोनों कंधों से थाम चुका था, जबकि वो तो हारून की शक्ल देखने से भी कतराती थी। इस वक्त में नज़र चुरा गई थी। शहरबानो, मुझे अपना समझो। मैं तुम्हारा हूँ और कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम मुझसे बदगुमान न रहा करो, मेरा दिल बुझ जाता है। वो इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहा था और आज पहली बार आपसे तुम तक आया था। शायद वो ये समझ रहा था कि अब उनके बीच के फासले मिट गए हैं। मगर अम्मा सही साथ जाने से कतरा तो रही थी, मगर हारून तसल्ली के लिए ज़बरदस्ती उनको साथ ले आया था। पहला दिन तो उन्होंने घर पे ही गुजारा था और डॉक्टर से टाइम ले लिया था। दूसरे दिन असर और मगरिब के दरमियान वो लोग अस्पताल जाने के लिए रवाना हुए थे। अस्पताल अच्छा है ना? अम्मा साईं के सवाल पर वो बेख्तियार हंस दिया था। नहीं, मैं आपको सरकारी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो भला अच्छा कैसे हो सकता है? पगले, मेरे कहने का मतलब था कि डॉक्टर तो माहिर है ना। कई ऐसी भी होती हैं जो नई नई सीख रही होती हैं और लोगों की जान खतरे में डाल देती हैं। अम्मा साईं ने मुस्कुरा कर कहा। अम्मा साईं, जिस तरह मैं आपको बहुत प्यारा हूँ, इसी तरह मुझे भी तो अपनी औलाद प्यारी है। उसने दिलचस्पी से कहते शहरबानो की तरफ देखा, जो इन माँ बेटे की गुफ्तगू से यकसर अनजान और लाताल्लुक़ बनी बैठी थी। सारा रास्ता यूं ही कट गया था। अस्पताल पहुंचकर हारून फिर अपने संजीदा मूड में आ गया था। डॉक्टर की हिदायत और चेकअप के मुताबिक चंद इब्तदाई टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर मजबूत रिपोर्ट लेकर वो लोग वहां से निकले थे। अलबत्ता शहरबानो की कमजोरी के पेश नज़र डॉक्टर ने कुछ दवाइयां तजवीज़ की थीं जो अस्पताल से फौरी नहीं मिल सकी थीं। लिहाजा हारून ने सड़क पार बने चंद मेडिकल स्टोर्स की तरफ रुजू किया था। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर उनको बिठाकर सड़क क्रॉस कर गया था। अभी उसे गए 6-7 मिनट ही हुए थे कि उनकी गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खोला था। लाला जी, शहरबानो चकरा गई थी। नीचे उतरो शहरबानो, वो उजरत में बोले थे। मगर लाला जी, शहरबानो नीचे उतरो। उसकी बात सुने बगैर उसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींच चुके थे। ऐसे में अम्मा सही तड़प उठी थी। वो शहरबानो की हालत से वाकिफ जो थी। माँ जी, आप आराम से बैठी रहें, हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मगर आप अपने बेटे को इतना बता दीजिएगा कि किसी पे अचानक हमला नहीं करना चाहिए।
बंदा संभल नहीं पाता। वो एक ही बात पे अपना हमला और हारून का हमला भी वाज़ेह कर गए थे। अम्मा साई ने उन्हें रोकने की पीछे जाने की कोशिश की, मगर उनके साथ मुसल्ले अफराद थे। शहरबानो कभी अम्मा साई की तरफ और कभी लाला जी का गुस्सा देखती घसीटती चली गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि ये अचानक हुआ क्या है। वो तो ये भी न जान सकी कि अच्छा हुआ था या बुरा। हारून के लिए सचमुच ये हमला बहुत कारी था और उससे हमले से संभलना भी बहुत मुश्किल काम था। मगर हारून ने यह हमला सहकर दूसरों को भी संभाला था और अपने आप को भी। वो चाहता तो उनके इस रिएक्शन का जवाब ले सकता था। वो पुलिस की मदद से भी अपनी बीवी, अपनी मनकूहा पे हक जता सकता था। मगर उसने जानबूझकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो लोग शहरबानों की कंडीशन जान लेने के बाद ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखेंगे। और वैसे वो इस मसले को उछालना नहीं चाहता था, क्योंकि शहरबानो अब उनकी नहीं, हारून की अपनी इज्जत थी। और उसे यह भी पता था कि जिस जंजीर में शहरबानो बन चुकी है वो इतनी कमजोर नहीं कि उससे रिहाई मुमकिन हो। शायद इसीलिए वो काफी हद तक रिलैक्स था, क्योंकि अगर वो लोग कोई हतमी फैसला करना भी चाहते तो उन्हें 100 बार सोचना था। और ये सच ही तो था। शहरबानो के वापस आने की खुशी सबको हुई थी। सभी उससे बारी बारी मिलने आए थे और सभी को उसकी कमजोर हालत और जर्द रंगत पर अफसोस हुआ था कि उनकी बेटी गम में घुलकर आधी रह गई है। मगर जब औरतों पे असल बात का इंकशाफ हुआ तो वो बेदक के रह गई थी। बच्चा, उस कमबख्त का बच्चा उठा लाई हो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने भाइयों का, अपने बाप का सदका थी, तुम अपना आप भी ना संभाल सकी, दाग लगा के रख दिया इस लड़ी को। चची बेगम ने अपना सीना पीट डाला था और शहरबानो घबरा कर उनकी शक्ल देखने लगी। और फिर ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता सब औरतों का जमगट्टा सा लग गया था, जिसमें मुजरिम शहरबानो सर झुकाए शर्मिंदसी मर जाने को तैयार थी। काश तुम मर जाओ हारून गर्देजी, तुमने मुझे मेरे अपनों की नजरों में गिरा दिया है। मैं मुजरिम बन गई हूँ। उसने दिल ही दिल में हारून को बुरा भला कहते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की थी, मगर दिल इतना भर आया था कि आंसुओं को रोकने के लिए जगह न मिली थी और वो छलक आए थे। अम्मी, क्या जरूरत है कि आप हर काम में मुदाखलत करें? इसमें शहरबानों का क्या कसूर है? जहरा उसके करीब आते हुए उसकी ढाल बन गई थी और अपनी माँ से खफा होने लगी थी। अरे कसूर क्यों नहीं है, ये से मना भी तो। प्लीज अम्मी, अल्लाह के लिए कुछ तो ख्याल कर ले। यहाँ कमारी गैर शादीशुदा लड़कियां भी हैं। उससे सबकी सिमत इशारा किया था, जो शहरबानों का तमाशा देखने के लिए दिलचस्पी से खड़ी थी। ठीक है बीबी, मैं कुछ नहीं कहती, मर्द लोग खुद कह लेंगे। वो तनफुर से कहती खड़ी हो गई। मर्द लोग क्या कहेंगे? ये उसकी बीवी बन के गई थी, बहन नहीं। और बीवी पे वो हर हक जता सकता था। एक छत तले रहते हुए वो इतना भी मौलवी या परहेजगार नहीं था कि इसे हाथ भी ना लगाता। और औरत कहाँ और कब तक भाग सकती है मर्द से? जहरा ने लड़कियों के जाते ही अपनी माँ को साफ साफ सुनाई थी। शहरबानो और माँ जी तो जहरा की मशकूर हो गई थी, लेकिन जहरा बेशक जुबान की तलख तेज थी, मगर दिल की खरी थी। वो पहले भी शहरबानो का भला ही चाहती थी और अब भी वो उसी के हक में बोल रही थी। वो उसे साथ लेकर अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि पीछे सरगोशियां और बातें शुरू हो गई थी। शहरबानो को वापस आए 3 माह हो चुके थे, मगर इन 3 माह में उसने जी भर के खफत, शर्मिंदगी और जिल्लत देखी थी। वो अपने ही घर में चोरों और मुजरिमों की तरह रह रही थी। घर के किसी भी मर्द के सामने नहीं जा सकती थी, किसी खुशी और गमी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। तीनों चचियां और दोनों फुपियां भी उसको धुतकार बैठी थी। सिर्फ माँ जी उसके लिए सिसकती और तड़पती थी। उन्हें पता था वो किस हालत में है, मगर फिर भी परेशान और फिक्रमंद रहने लगी है, जिसकी वजह से उसकी सेहत बहुत ही खराब रहने लगी थी। वो उसे बहुत समझाती थी, तसल्ली देती, मगर उसे यूं सबकी नजरों में गिर कर जीना बहुत मुहाल लगने लगा था। वो अपने लिए बद्दुआएं मांगती थी और माँ जी का कलेजा काम जाता था। इसी परेशानी और टेंशन में सारे दिन गुजर गए और शहरबानो के यहाँ बहुत ही प्यारा सा बेटा पैदा हुआ था, जिसकी पैदाइश की खबर सुनकर सब हवेली वालों को साम सूंघ गया था। मुबारक हो शहरबानो, तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है, अपने माँ बाप पे गया है। जहरा ने खुले दिल से सराहा और नौमौलूद बच्चे को उठाकर प्यार भी किया था। शहरबानो बेसाख्ता रो पड़ी थी। इतने भरे पूरे खानदान में से उसकी समातों को सिर्फ एक मुबारक बात सुनने को मिली थी। कहते हैं बेटे बाप का अक्स होते हैं और बेटियां माँ का। ये भी अपने बाप का अक्स ही लग रहा है। जहरा बच्चे को बगौर देखकर मुस्कुराई थी और फिर शहरबानो की गोद में डाल दिया था। और बच्चे के मासूम चेहरे पर जैसे ही शहरबानो की नजर पड़ी, उसके आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। उससे पहला ख्याल यही आया था कि अगर यही बच्चा हारून गर्देजी की हवेली में पैदा हुआ होता तो कई दिन तक पूरे गांव में जश्न मनाया जाता, सदक़े दिए जाते, नजर उतारी जाती।
لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتھے پہ سلوٹ اور ہر چہرے پہ ناگواری کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، سوائے ماں جی اور زہرا کے۔ شہربانو پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زہرا نے اس کا کندھا ہلا دیا تھا۔ شہربانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پہ تواتر سے گر رہے تھے اور اس نے کسمسانا شروع کر دیا تھا۔ کاش ہارون گردیزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا، اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی۔ زہرا آپی، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ سب مجھے قصوروار سمجھتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں؟ پہلے سب کی ناگواری میرے لیے تھی، اب میرے بچے کے لیے ہوگی۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ، زہرا نے سیدھا سیدھا حل بتایا تھا۔ کیا؟ وہ بدک گئی تھی۔ ہاں شہربانو، اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلا جیسا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاسم لالا تمہیں تمہاری چاہت یا اپنائیت میں واپس نہیں لے آئے، بلکہ ہارون گردیزی کی ضد اور انتقام میں واپس لے کر آئے ہیں تاکہ اسے شکست دے سکیں۔ لیکن شہربانو، جو شخص ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہیں تھا، تمہارا نام بھی نہیں پتا تھا، پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پہ قائم بھی رہا۔ پلیز پلیز شہربانو، سے شکست سے دوچار مت کرنا، اسے ہارنے مت دینا۔ پلیز میری بات پر دھیان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو، ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی۔ زہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو، جس کو تم یہاں اس حویلی میں رہ کر کوئی مقام نہیں دلا سکو گی، جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے۔ وہ یہاں ایک ملازم بن کر رہ جائے گا، صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے، کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہر بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ تم انوکھی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی۔ ہر بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے۔ تم نے بھی یہ سب کیا، ان کے کہنے پر ہارون گردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی۔ اب یہ ہارون گردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناطے تم پر فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کا ساتھ دو۔ اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے، اور تمہارا شوہر بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس نے ہماری اس عقیقہ رسم کو توڑا ہے تو اچھا کیا ہے، کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں۔ یہ سراسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، جس نے پھوپھی فاطمہ کو نگل لیا ہے، جس سے تم بچ گئی ہو، اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شہربانو، اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ صحیح، مگر ایک بار 10 سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا، جو آئندہ اس رسم کی بھیڑ چڑھنے والی ہے۔ اور ہاں، یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پر میرے ابا سائیں چند دنوں تک ہارون گردیزی سے تمہاری طلاق کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم پہ ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سہاگن بن کے رہنا ہے، اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میں اور تائی اماں تمہارے ساتھ ہیں۔ زہرا صاف صاف لفظوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ میدان میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شہربانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی، اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا، ہارون گردیزی، جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے، اور اس سمندر میں ایک ہی بھون بھی تھا، طلاق، جس میں ڈوب کر وہ اور بھی بیٹیوں کو ڈبو سکتی تھی۔ سید جمیراد حسین کی بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین، ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ برا عمل شہربانو کے پلو سے مت باندھو۔ وہ تھکے تھکے سے بولے تھے۔ ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کے ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے ابا سائیں، لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبا رہنے دو۔ کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے؟ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ ہارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہا ہے، وہ ابھی بھی شہربانو کو اپنا حق سمجھے بیٹھا ہے، لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ قاسم حسین کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ شہربانو سے پوچھا تم نے، وہ کیا چاہتی ہے؟ سید معراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے، انہیں پتا تھا کہ شہربانو اب اکیلی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ سید قاسم حسین غصے سے لال ہو رہے تھے اور سید معراج حسین چپ سے ہو گئے تھے، اور پھر سید قاسم کے کہنے پر سید سراج حسین نے ہارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی تھی اور مقررہ وقت پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے گئے تھے۔ طلاق کا لفظ ابھی بھی ہارون کے دماغ کو چبھن دے رہا تھا۔ جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا
اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں اسے کیسے کنونس کروں گا، اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس۔ اوف خدایا، اپنا کرم کرنا مجھ پر۔ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ اسے صبح حویلی جانا تھا شہربانو سے ملنے، اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا اصل حل کیا ہوگا۔ شہربانو کو یہاں سے گئے 7 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً 2 ماہ کا ہونے والا تھا، اور ہارون نے ابھی تک نہ شہربانو کو ممتا بھرے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹی کی شکل دیکھ کر دل سیراب کیا تھا۔ بلکہ ایسا دل سیراب کرنے کو تو ہارون کے گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے۔ رحمان گردیزی، زمان گردیزی اور بڑی اماں تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے، جو انہیں چاہ کر بھی نہیں مل رہا تھا، اور یہی بات ہارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود بھی سید سراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا، مردوں والا ماما وعدہ۔ بی بی جی، آپ کو چھوٹے سائی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ شہربانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی، اور سورج کی کرنیں نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ سپارہ ختم کرتے ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی، اور چچا سائی کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کام گیا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ ماں جی، چچا سائی نے بلایا ہے۔ شہربانو جاتے جاتے ٹھہر گئی تھی۔ خیریت تو ہے؟ پتہ نہیں ماں جی، میں بات سن کر آتی ہوں، آپ عثمان کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ماں جی کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں بن گئی تھیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائی؟ اسے دستک دے کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ شہربانو، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے سر جھکاتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ آج دوپہر کو ہارون گردیزی یہاں حویلی آ رہا ہے تم سے ملنے، اور شاید کوئی بات کرنے۔ لیکن بیٹا، ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس سے، اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبے کی تصدیق کرنی ہے۔ اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی، وہ چاہے کچھ بھی کہے، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ہم اس سے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضامند ہو، تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، وہ بھی کافی روب اور بے نیازی سے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ شہربانو کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کر وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا، اور فیصلہ بھی کیسا، جس پہ عمل پیرا تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے، اب تو آخری قدم باقی تھا۔ لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کے قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے، اس کے ہاتھ برف ہونے لگے تھے۔ شہربانو، پیچھے سے زہرا نے پکارا۔ صبح صبح ابا سائی کے کمرے میں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ خود اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا۔ گمسم اور نہ سمجھ آنے والے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عثمان نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اور ماں جی اسے چپ کرواتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شہربانو؟ ابا جان نے کس لیے بلایا تھا؟ زہرا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بولو نا، کیا بات کہی ہے انہوں نے؟ اسے بے چینی ہونے لگی۔ ہارون گردیزی سے میری طلاق کی بات کر کے آئے ہیں، اور وہ آج یہاں حویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کہ کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں۔ اسے سپاٹ انداز میں بتایا۔ اور بابا سائی نے کیا کہا تم سے؟ کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں۔ شہربانو نے کہتے ہوئے ایک نظر روتے بلکتے عثمان کی طرف دیکھا۔ نہیں شہربانو، تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو۔ زہرا نے سختی سے تردید کی تھی، اور ماں جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ہارون نے ابا سائی اور چچا سائی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے، اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ سن کر خوش تو ہوئے ہی تھے، لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلا مت جائے۔ انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ مگر ہارون نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی صورت میں وہ لوگ بری طرح پھنس سکتے تھے، اور وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر شام 4 بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا۔ حویلی والوں کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا۔ حویلی کے بڑے سے لان کی سائڈ میں بنے روش پر چکر کاٹ کر اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آ رکی تھی، جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا کہ وہ آگے بڑھائی۔ آئیے صاحب جی۔ وہ سر ہلا کر ملازمہ کے پیچھے چل دیا تھا۔ طویل راہداری اور ڈرائنگ روم کا احاطہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ آئی تھی، جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے۔ بیٹھو،
उन्होंने सोफे की सिमत इशारा किया। शुक्रिया। वो रिलैक्स से अंदाज में बैठ गया था। कुछ सोचा तुमने? उन्होंने नपे तुले अंदाज में पूछा था। जो कुछ आपसे कह चुका हूं उसके बाद सोचने की गुंजाइश नहीं निकलती मुर्शिद साईं। अगर मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है तो आप उसे मरकर भी नहीं रोक सकते, और अगर वो मेरे साथ रहने से इनकार करती है तो मैं आज ही तलाकनामे पर साइन कर दूंगा। उसका लहजा मजबूत था। ठीक है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए जा सकती है, और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें ये रिश्ता तोड़कर जाना होगा। तलाक के कागजात तैयार रखे हैं, उन पर साइन कर देना। चलो कासिम हुसैन, इसे फैसला करने दो। वो टेबल पर रखे कागजात और पेन की सिमत इशारा करके उठ खड़े हुए थे, और सैयद कासिम हुसैन भी बाहर निकल आए, क्योंकि शहरबानों ने भी फैसला सुनाने के लिए अंदर आना था। मुलाजमा उसके लिए चाय और साथ में काफ़ी लवाजमात लेकर आई थी, मगर हारून को इन चीज़ों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहरबानों से मतलब था। लेकिन फिर भी एक अच्छे मेहमान की तरह उसने चाय का कप उठा लिया था। ब्लैक पैंट और वाइट टी शर्ट में मलबूस, टांग पे टांग चढ़ाए, हाथ में चाय का कप लिए वो बहुत शाहाना अंदाज में बैठा इतना पुरसुकून लग रहा था कि उसे देखकर शहरबानों का दिल धड़क उठा था, और शायद धड़का भी पहली बार था। और इस धड़के का पता हारून को भी चल गया था। तभी तो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वो खामोश सर झुकाए खड़ी थी। शहरबानो, वो एकदम कप एक साइड पर रखकर सोफे से खड़ा हो गया। कैसी हो तुम? वो अपने दिल की लपक, अपने दिल की तड़प पर काबू पाते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसके करीब आया था। वरना दिल चाह रहा था कि इतने दिनों बाद मिलने पर उसे अपनी बाहों में भर डाले, ताकि इतने दिनों से बेचैन दिल कुछ संभल जाता। खामोश क्यों हो शहरबानो? अब तो तुम अपने घर में हो। पहले तुम मेरी कैद में थी, अब मैं तुम्हारी कैद में हूँ। जो चाहो फैसला सुना दो, तुम्हें पूरा पूरा इख्तियार है। तुम हाकिम हो इस वक्त, और मैं गुलाम। हारून ने भारी संजीदा आवाज में कहते हुए उसको दोनों कंधों से थाम लिया था, और उसके हाथों की सख्त गिरफ्त से उसकी दीवार जान को एक मजबूत सहारा मिला था। बोलो शहरबानो, क्या करोगी आज, कैद या आजाद? उससे उसके कंधों पर दबाव डाला और उसे उस कहने पर कुछ उकसाया। इससे पहले कि वो उसका चेहरा ऊंचा करता, वो एकदम फूट फूट कर रोती हुई हारून के सीने से लग गई थी। उसके सब्र का दामन छूट चुका था, लेकिन उस बेख्तियार हरकत पर हारून का बेचैन दिल सचमुच संभल गया था। उसकी लपक, उसकी तड़प को सुकून सा मिला था, और तसल्ली हो गई थी कि वो उससे अपना कैदी रखना चाहती है, आज़ाद नहीं छोड़ सकती। थैंक यू शहरबानो, थैंक यू सो मच। वो उसे बाहों में भींचते हुए बेपनाह खुश हुआ था। शहरबानो ने उसे शिकस्त से बचा लिया था, उसने उसकी मेहनत को रायगा होने से बचा लिया था, उसने उस रस्म को तोड़ते हुए सैयद कासिम हुसैन की बेटी जरीना को बचा लिया था, और न जाने कितनी बेटियों की जिंदगियों को कब्र बनने से बचा लिया था। उसके लिए उसे अपनों से हमेशा के लिए बाइकआउट करना पड़ रहा था, मगर यह सौदा महंगा नहीं था, और उस सौदे पे जहरा और माजी बहुत खुश थी। उन्होंने शहरबानों का हौसला बढ़ाया था, और साथ ही उसका छोटा मोटा सामान भी तैयार कर दिया था। उस्मान को नए कपड़े पहनाए थे और जी भर के प्यार किया था। तब जाकर शहरबानो हारून से मिलने गेस्ट रूम में आई थी। यार, मुझे क्या पता था तुम मुझे इतनी बेताबी और इतने वाले हाना अंदाज से मिलोगी, वरना कसम से पहले ही मुर्शिद साईं के साथ ये मीटिंग तय कर लेता। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने देर करके। वो अपने आप को शरारत से कोस रहा था, और शहरबानो उसकी बात सुनकर एकदम उससे अलग हो गई थी। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ओके यार, कोई बात नहीं, बाकी कसर घर जाके पूरी कर लेना। जब तक तुम कहोगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। उसने शहरबानो का चेहरा ऊंचा करते हुए छेड़ा था। प्लीज़ हारून। वो रुख मोड़ गई। हारून की जान, दिल खरीद लिया है तुमने तो। वो बड़े फ्रेश मूड और बड़ी तरंग में था जब उसने उससे ब्रेक लगाए थे। क्या वापस नहीं चलना आपने? चलते हैं यार, चलते हैं। पहले तो मेरे शहजादे को तो लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे चचा साईं यानी अपनी मुर्शिद साईं से मिलकर मामला संभालता हूँ। वो शहरबानो को मोहब्बत भरा लम्स देकर बाहर निकल आया था, और शहरबानो को हारून के साथ जाने के लिए तैयार देकर सैयद सिराज हुसैन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी, और सैयद कासिम हुसैन का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया था, जबकि सैयद महराज हुसैन और बाकी सभी अफराद खामोश थे। शहरबानो ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि सैयद महराज हुसैन ने उसे वहां से चले जाने का इशारा किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका कुछ भी कहना फजूल है, कोई भी नहीं सुनेगा। और शहरबानो सब पे एक से सकती हुई नजर डालकर पलट गई थी, लेकिन कदम बहुत मजबूत थे, और रस्म को तोड़ देने का ख्याल और अज़्म उससे भी ज्यादा मजबूत थे। उसका बैग हारून ने थाम रखा था, जबकि उस्मान को शहरबानो ने अपनी आगोश में भींचा हुआ था। रब रखा शहरबानो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश, आबाद और सदा सुहागन रखे। जहरा ने उनकी गाड़ी के करीब आते हुए कहा था। माँ जी भी उन्हें रुखसत करने के लिए आई हुई थी। बहुत शुक्रिया माँ जी, आप कभी भी फिक्र मत करना, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है। उसने मुस्कुरा कर कहा।
جیتے رہو، خوش رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا، اور ہارون ایک فرسودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شہربانوں کو شرارت سے چھیڑتا ہوا اپنے گاؤں کی سمت گامزن تھا۔ اور شہربانوں کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور عزم نیک ہو تو تعبیر پا ہی لیتے ہیں، جیسے ہارون نے پائی تھی، کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی۔ ختم شد۔